यस सर। यस सर। ठीक है। अच्छा देखो, ऑडिट में बेसिक जो दो चार नहीं, काफी सारा पॉइंट्स था। आई होप आप लोगों को याद भी होगा, कॉपी में भी लिख लिए होंगे। एक बार उसको जरूर गो थ्रू कर लीजिएगा, बिकॉज वो जो भी पॉइंट वाइज जो इंट्रोडक्टरी लिखा हुआ है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो ऑडिट का एकदम बेसिक है। अभी हम लोग धीरे धीरे क्या करेंगे, स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिट पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग। अब ये स्टैंडर्ड के साथ साथ हम लोग ये भी जानते हुए चलेंगे कि ऑडिट के अंदर क्या क्या बात है। एक्चुअली ऑडिट के बारे में जो भी कुछ कहा गया है, जैसे एज पर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जो बेसिकली इंडिया में ऑडिटिंग कॉन्सेप्ट एंड स्टैंडर्ड्स को बिल्ड करते हैं विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में ऑडिट के बारे में जो भी कुछ कहा गया है, वही सब चीज आप लोगों को, सॉरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोल रहे, स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग में ऑडिट के बारे में जो भी कुछ कहा गया है, वही चीज आप लोगों को धीरे धीरे ऑडिट के अंदर सारा का सारा पॉइंट को कवर करता है। तो कैसे अकाउंट्स में ऑडिट करना चाहिए, तो कैसे अकाउंट्स को चेक करना चाहिए। जैसे ऑडिट इज व्हाट, ऑडिट किसका ऑडिट करते हैं हम लोग, अकाउंट्स का ही ऑडिट करते हैं ना। हेलो, यस सर। हम लोग ऑडिट तो अकाउंट्स का ही करते हैं। तो अगर अकाउंट्स का ऑडिट करते हैं तो बेसिक पॉइंट यही है, एक सेकंड, तो हमेशा हम लोगों को यही ध्यान रखना पड़ता है कि ऑडिट करने के टाइम पे अकाउंट्स प्रॉपर्ली चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अकाउंट्स प्रॉपर्ली चेक करना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। मैं आप लोगों के लिए एक ऑडिट रिपोर्ट रेडी कर रहा हूँ, एक सेकंड, ताकि आप लोगों को मैं कनेक्ट करा पाऊँ। दो सेकंड। लास्ट दिन मैंने ऑडिट रिपोर्ट कुछ निकाला था। लास्ट क्लास में भी ऑडिट रिपोर्ट डिस्कशन हुआ था ना, रियल लाइफ में। हाँ सर। अच्छा ठीक है, मैं बाद में शेयर करता हूँ लोग। फिलहाल चलो जो पॉइंट्स है उसको लिखते हुए चलते हैं। अच्छा, स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। कंप्यूटर में ही है, कहाँ रखा है मैं भूल गया, एक बार बाद में मैं रेडी करता हूँ। आज थोड़ा सा वो नेटवर्क को ठीक करते वक्त मुझे थोड़ा असुविधा हो गया। स्क्रीन शेयर है कि नहीं, देखो ना एक बार। हाँ सर। ठीक है, चलो ऑडिटिंग। ओके, तो ऑडिटिंग में इंट्रोडक्टरी पार्ट तो कंप्लीट हो गया था। आज सर बात करेंगे एसे पे। ठीक है, एसे मतलब सर स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग या ऑडिट, जो भी बोलो, स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिट। ठीक है, तो टुडे वी विल डिस्कस रिगार्डिंग एसे 200। किस पे बात करेंगे, एसे 200 पे डिस्कस करेंगे। एसे 200 पे क्या बोला हुआ है सर, एसे 200 पे बोला हुआ है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव of an independent auditor, overall objective of an independent auditor and its scope। पहले थोड़ा लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल में जाएंगे। ठीक है, मतलब क्या है ना, ऑडिट जो है ऐसे देखने में तो थ्योरेटिकल लगता है, बट इसका यूज एक्चुअली प्रैक्टिकल लेवल पे बहुत ज्यादा है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, मैक्सिमम चार्टर्ड अकाउंटेंट जब अपना प्रोफेशन सेटअप करते हैं, सेल्फ प्रैक्टिस जब चालू करते हैं, चार्टर्ड फार्म से हो या फिर चार्टर्ड इंडिविजुअल चार्टर्ड प्रैक्टिस हो, तो मैक्सिमम जो स्कोप ऑफ वर्क है ना, वो ऑडिट का ही है। ऐसे बहुत सारा काम कर सकते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, लाइक दे कैन डू टैक्स का कंसल्टेंसी करते हैं, जीएसटी के करते हैं, फाइनेंशियल एडवाइजरी का काम कर सकते हैं, अकाउंट्स तो करते ही हैं, बुक कीपिंग अकाउंटेंसी तो है ही, बट ऑडिटिंग का काम बहुत मतलब ज्यादा स्कोप देता है और
मैक्सिमम लोग इससे अपना प्रोफेशंस को बहुत ज्यादा ग्रो भी करते हैं। तो सर इतना ज्यादा ऑडिट का काम होता है, मतलब आप लोग शायद सुने भी होंगे या देखे भी होंगे, आगे आगे आप लोग को ऐसा काम करने का भी मौका मिलेगा। तो सवाल यही है कि ये जो ऑडिट है ना सर, ऑडिट जैसे देखने में लगेगा कि ऐसे थियोरेटिकल कुछ कॉन्सेप्ट है, लेकिन एक्चुअली इसका रियल लाइफ यूज बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए जितना ज्यादा आप कॉन्सेप्चुअली मैटर को देखोगे या सीखोगे ना, उतना ज्यादा आपको बेहतर होगा इसको समझने में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो डिस्कशन आज करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग में, इस पॉइंट के बारे में क्या कहा जा रहा है, स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिट ऐसे 200 में बोला गया कि ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड इट्स स्कोप। बात समझ में आ रहा है ना सर? हेलो, कि एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है, और ऑडिटर ऐसे इंडिपेंडेंट ही होते हैं, ऑडिटर किसी के अंडर पे नहीं होता। जैसे अगर हम लोग रिलायंस का एनुअल रिपोर्ट देखे, एक सेकंड रुको, रिलायंस का अगर हमें एनुअल रिपोर्ट मिल जाए, मैं आपको अभी बताता हूँ। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, एक सेकंड, हाफ ईयरली 10 इयर्स फाइनेंशियल हाइलाइट्स दिख रहा है किसी को? फाइनेंशियल डिटेल्स एनुअल रिपोर्ट, ये ऑनलाइन एनुअल रिपोर्ट बता रहे हैं। हाँ चलो, आई थिंक ये इसी में हो जाएगा। ठीक है, इसको डाउनलोड होने दो, तब तक हम लोग लिखना चालू करते हैं। फर्स्ट, इंटीग्रिटी लिख रहे हो ना प्रीतम एंड प्रिया? हाँ है सर। सर। इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड इंडिपेंडेंस। इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड इंडिपेंडेंस। ओके, तो ये इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड इंडिपेंडेंस, ये कॉन्सेप्ट काम कैसे करता है? सपोज एक ऑडिटर का इंटीग्रिटी कैसे चेक किया जाता है, बिकॉज उसको हमेशा न्यूट्रल लेवल में काम करना होता है। तो लिखना प्लीज, एन ऑडिटर हैज टू मेंटेन an auditor has to maintain his integrity by being honest, okay, sincere and straightforward किस तरह का कैरेक्टरिस्टिक ऑडिटर के अंदर होना चाहिए? ही शुड always maintain his objective. He should always maintain his objective of forming impartial opinion. Okay, he should be, लिख लिया इतना तक? he should be, हाँ सर। नहीं लिखे? लिख ले, forming impartial opinion. सर होगा। प्रिया हो गया था ना? हाँ सर। He should be always be independent okay, independent in his approach, always independent in his approach, उनका अप्रोच हमेशा इंडिपेंडेंट होना चाहिए, and should be
and should not conduct, sorry, should not, okay, should not conduct audit as per conduct the audit as per client's direction, as per client's direction. पॉइंट को समझने का कोशिश कीजिएगा, इंटरेस्टिंग है। ऐसे 200 बताते हैं कि ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड इट्स स्कोप। ओके, तो ये ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिटर क्या है? एन ऑडिटर हैज टू मेंटेन हिज इंटीग्रिटी। फर्स्ट पॉइंट बता रहे सर, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड इंडिपेंडेंस। अब पहला पॉइंट में बता रहे कि एन ऑडिटर हैज टू मेंटेन हिज इंटीग्रिटी बाय बीइंग ऑनेस्ट। सबसे पहले तो एक ऑडिटर को ऑनेस्ट होना चाहिए। होना चाहिए मतलब होना पड़ेगा, सिंसियर होना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, एंड ही शुड ऑलवेज मेंटेन हिज ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉर्मिंग इम्पार्शियल ओपिनियन। ऑडिटर कभी भी मतलब जिसका ऑडिट करने जा रहा है, जिसके बिजनेस का, उनके हिसाब से अपना रिपोर्ट नहीं बनाएगा। ऑडिटर को हमेशा रिपोर्ट बनाना चाहिए अपने हिसाब से। जैसे आप लोगों को पता है ना कितना तरह का रिपोर्ट बनता है? हेलो, हाँ सर, याद है कितना तरह का रिपोर्ट बनता है? लास्ट क्लास में लिखे थे हम लोग। हाँ सर। बोलो कितना तरह का, फिर याद है कि नहीं? क्लियर रिपोर्ट, क्लियर रिपोर्ट 4 तरह का होता है सर। क्लियर रिपोर्ट, क्वालिफाइड रिपोर्ट, अनक्वालिफाइड रिपोर्ट। हाँ, क्लियर और अनक्वालिफाइड, फिर होता है क्वालिफाइड, एडवर्स, हाँ, फिर एडवर्स एंड फिर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। मैं एक बार जस्ट दिखा रहा हूं यहाँ पर। एक होता है क्लियर, क्लियर का ही दूसरा नाम है अनक्वालिफाइड। दूसरा होता है क्वालिफाइड, ओके। तीसरा होता है एडवर्स एंड चौथा होता है डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। तो जब भी ये ओपिनियन फॉर्म होता है ना सर, ये चारों ओपिनियन है कि बिजनेस का हमें जो भी अकाउंट्स मेंटेन किया गया है एकदम परफेक्ट मेंटेन किया गया है, किसी भी तरह का गड़बड़ नहीं है, किसी भी तरह का मिसमैच नहीं है, किसी भी तरह का अकाउंट्स में एंट्री में गलती नहीं है, नथिंग इज देयर। अगर सब कुछ सही है तो फिर क्लियर रिपोर्ट दिया जाता है। और क्वालिफाइड है मतलब थोड़ा बहुत गलती के साथ, लिटिल बिट प्रॉब्लम, ओके, लिटिल इश्यूज आर देयर, बट फिर भी ओके है, ओके टाइप्स। एडवर्स में बहुत सारा प्रॉब्लम है, बहुत सारा प्रॉब्लम, टू मच प्रॉब्लम, टू मच इश्यूज। और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन मतलब इतना भयंकर हालत कि बिजनेस के बारे में कुछ कहना मुश्किल पे जा रहा है। बात समझ में आ रहा है सर? बिजनेस के बारे में कुछ कहना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो ये जो ऑडिटर जो रिपोर्ट पेश करता है, आई होप इसका समझदारी तो आप लोगों के पास है। स्पेशली प्रिया को तो जरूर पता होगा, बिकॉज प्रिया मार्केट के साथ कनेक्टेड हो। प्रिया, ऑडिट रिपोर्ट कितना इंपॉर्टेंट होता है जब एक इन्वेस्टर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता है? हेलो, हाँ सर। बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना जब कोई इन्वेस्टर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता है, तब उस कंपनी का ऑडिटर ने उसके बारे में क्या कहता है, उसके अकाउंट स्टेटमेंट में क्या बताते हैं, और ऑडिट का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेडी करके वो लोग भेजते हैं, वो कितना वाइटल मतलब इंफॉर्मेशन होते हैं कि जिसको देख के इन्वेस्टर्स या फिर बैंक वाले जो कंपनी में इन्वेस्ट कर लोन वगैरह प्रोवाइड करते हैं, एवरीथिंग डिपेंड करता है। जैसे ये अगर आप देखो, ये रिलायंस का ऑडिट रिपोर्ट है, देख पा रहे हो सर? ये रिलायंस का ऑडिट रिपोर्ट 2019-20 का। अगर मैं इसको, अगर आपको थोड़ा सा मैं गो थ्रू कराऊं, इसमें आपको सारा का सारा फाइनेंशियल डेटा जरूर दिख रहा होगा। देखो तो दिख रहा है ना? ये देखो कितना बुक वैल्यू पर शेयर है, डेब्ट इक्विटी रेशियो कितना है, मार्केट कैपिटलाइजेशन, जैसे इंडिया का सबसे ज्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन वाला कंपनी है, 7,05,212 करोड़ का कंपनी है, इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है, बहुत बहुत
मतलब इंडिया का सबसे ज्यादा मार्केट कैपिटलाइज कंपनी है। सेकंड में टीसीएस आता है, सोशल मैट्रिक, इनोवेटिव मैट्रिक। ओके, तो ये सब इसका फाइनेंशियल डेटा का समरी था। लेकिन हम लोग अगर फाइनेंशियल डेटा में जाए, ऐसे तो 438 पेज का है सर। कहाँ जाके मिलेगा? एक मिनट रुको, ये मोस्ट प्रोबेबली देख लेना पड़ता है, क्योंकि 438 पेज में कहाँ है, इसके लिए इनको इंडेक्स तो दिया होगा। ये देखो फाइनेंशियल हाइलाइट्स, ये फाइनेंशियल हाइलाइट्स है। एक सेकेंड, पेज नंबर असाइन किया नहीं क्या? नहीं मिल रहा है अभी फिलहाल मुझे, थोड़ा सा बीच में या फिर एंड में होता है, मैं जितना जानता हूँ। ये देखो, हाँ मिल रहा है, दिखाई दे रहा है सर आप लोगों को? हेलो? हाँ सर। दिस लुक सर, ये देखो, ये सब कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डिटेल्स है। इसमें कंपनी का प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, सारे के सारे मैटर के बारे में कंपनी बता रहा है कि कंपनी का क्या फाइनेंशियल हाइलाइट्स है, उसका पीएल, बैलेंस शीट, एवरीथिंग वो ऑडिट करके देता है। ये सब ऑडिट में, ये जो रिपोर्ट है एनुअल रिपोर्ट में, सारा का सारा ऑडिटेड ही मिलेगा आपको। ये कैश फ्लो है, ओके, इक्विटी शेयर, ये सब ऑडिटेड ही मिलेगा आपको। लिक्विडिटी रिस्क, नोट्स, एवरीथिंग, ये सब आपको ऑडिटेड ही मिलेगा। तो बेसिकली पॉइंट क्या है, ये ऑडिटर जब अपना डिटेल्स दे देता है ना, उसके बाद ही कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो इसको मार्केट में क्या करते हैं सर, मार्केट में इसको लोगों के लिए रिलीज कर देता है, और फिर पब्लिक अपने हिसाब से इसको समझ के फिर उनको जैसा लगता है वो कंपनी के बारे में सोचता है, या फिर इन्वेस्टमेंट करना है तो इन्वेस्ट करता है, जैसे जैसे उनको फील होगा। ठीक है, तो दीज आर दी सम ऑफ दी जस्ट इन्फॉर्मेशन जो मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा शेयर कर रहा हूँ, ताकि ये जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट है, रिलायंस का ही क्यों, मैं लास्ट क्लास में आपको दोनों ऑडिटेड अनऑडिटेड दोनों बता रहा था। आई होप आप लोगों को थोड़ा सा तो याद जरूर होगा। ठीक है, तो ये देखो, स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ओके, दिखाई दे रहा है सर? इसमें ये पूरा बैलेंस शीट है कंपनी का। इसमें कंपनी के पास कितना एसेट्स है, कितना लायबिलिटीज है, उसका पूरा डिटेल्स आपको यहाँ दिख जाएगा। तो बेसिकली, तो जब भी कोई कंपनी का कोई शेयर, मतलब ऑडिटर कंपनी के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन रखता है ना सर, उसको अपना इंटीग्रिटी मेंटेन करना ही होगा, ऑनेस्ट होना होगा। कंपनी के बारे में वो बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल सकता। समझ में आ रहा है ना सर? कंपनी के बारे में बढ़ा चढ़ा के बोल सकता है क्या, या फिर कम करके दिखा सकते हैं? हेलो? ना सर। नहीं दिखा सकते सर, रूल्स तो नहीं है। लेकिन हम लोगों को पता है रिसेंट टाइम में इतना सारा घोटाला हुआ है, इतना सारा स्कैम जो हुआ है। अगर आपको मैं कुछ स्कैम बताऊं, जैसे आप लोगों को गीतांजलि जेम्स एंड ज्वेल्स, नीरव मोदी का केस तो पता है, उसको लाया जा रहा है इंडिया में, खबर तो मिला होगा आप लोगों को। इसको जेल हुआ है ना सर, खबर है नीरव मोदी का? हाँ सर, सुना है, लेके आ रहा है इंडिया में। हाँ, उसको इंडिया को लेके आ रहा है, उसको जेल में डालेगा। फाइन भी है बहुत ज्यादा अमाउंट का ना। हाँ, बहुत ज्यादा अमाउंट का फाइन भी है। ठीक है, ये आपका गीतांजलि जेम्स एंड ज्वेल्स कंपनी के साथ ये फ्रॉड किया था, कितने का देखो। नीरव मोदी, इंडियन बिजनेसमैन, चार्ज्ड इन बाय इंटरपोल एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर क्रिमिनल कंस्पिरेसी, criminal breach of trust, cheating and dishonestly, including delivery of property, corruption, money laundering, fraud, embezzlement, breach of contract in August 2018. Modi is being, Nirav Modi is being investigated as part of 2 billion fraud case of Punjab National Bank, and is also sued in the state of California for 4.2 million for defrauding Los Angeles entrepreneur Paul Alfonso of two customs diamond engagement ring that turned out to be a lab diamonds. In March 2018, Modi applied for bankruptcy protection in Manhattan, New York. In 2018, Modi was reported to be UK, where he reportedly applied for political asylum in Britain. In June 2019, Swiss authorities have frozen a total $6 million presence in Nirav Modi's Swiss bank account along with the assets. समझ में आ रहा है कितना बड़ा घोटाला करके रखे हैं ये लोग? हाँ, तो इसको इंडिया में लाया जा रहा है और इसको बहुत जोर का
मिलेगा सर, सजा तो इनको मिलेगा। ठीक है, तो ये सवाल सबसे बड़ा ये उठ रहा है सर कि जब कोई कंपनी किसी भी मैटर पे मैनिपुलेशंस करता है, करप्शंस करते हैं, तो उसका सारा का सारा डेटा एक्चुअली ऑडिट में पकड़ा जा सकता है। ऑडिट में चेकिंग करके इसका डिटेल्स एक्चुअली मिलना बहुत आसान हो जाता है, बट इसमें ऑडिटर को भी बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना पड़ता है। नॉट ओनली नीरव मोदी, देयर इज अ आपका क्या नाम है उस कंपनी का, किंगफिशर एयरलाइंस, ठीक है, रिलायंस कम्युनिकेशंस। तो ऑडिट रिपोर्ट में किसी भी तरह का इधर उधर नहीं होना चाहिए, पैसा खा के या जो भी हो। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए सर, स्किल एंड कंपिटेंस। स्किल एंड कंपिटेंस, सेकेंड ऑब्जेक्टिव सर। ठीक है, स्किल एंड कंपिटेंस। तो अब बात समझ गए ना सर कि ऑडिटर कैसे भी करके ऑलवेज बी इंडिपेंडेंट हिज अप्रोच एंड शुड नॉट conduct the audit as per client's directions। वो कभी भी क्लाइंट के डायरेक्शंस पे ऑडिट नहीं करेगा, वो अपने डायरेक्शंस पे ही करेगा। इसीलिए इसको इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बिल्डअप करते हैं। तो क्यों थोड़ी ना वो दूसरे की बात सुनने के लिए बना गया सर। एन ऑडिटर, जैसे ये फाइनेंशियल ऑडिट का सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है। कॉस्ट ऑडिट में कॉस्ट अकाउंटेंट का बहुत बड़ा मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं। मतलब जो सीएमए है सर, जैसे आप लोग जो सीएमए बन रहे हो, सीएमए के केस में क्या है, सीएमए कॉस्ट ऑडिट करता है। इसमें फैक्ट्री लेवल में, मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे कॉस्ट ऑडिट में भी बहुत सारा करप्शन के बारे में समझ में आ जाता है, या फिर कुछ भी घोटाला हो रहा है वो भी समझ में आ जाता है। और लीगल मैटर पे अगर कुछ भी प्रॉब्लम है ना, लीगल ऑडिट करते हैं सर, कंपनी ऑडिट जो होता है, ठीक है, लीगल कंपनी ऑडिट, ये सीएस को पता होता है, इसको सेक्रेटरियल ऑडिट भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज से ना कंपनी किस तरह का मतलब प्रॉब्लम में आ रहा है या फिर कैसा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, सारा का सारा हिसाब किताब एक्चुअली मिल जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट तो ऑब्वियसली सीए वाला फाइनेंशियल ऑडिट जो सदियों से चले आ रहा है, और इसमें बहुत बड़ा खेल छुपा रहता है। फाइनेंशियल ऑडिट करते ही मेन ऑडिट का खेल एक्चुअली समझ में आता है, बट अगर थोड़ा एकदम अंदरूनी मतलब एकदम गहराई में जाके अगर ऑडिट करना है तो फिर कॉस्ट अकाउंटेंट का ऑडिट बहुत वाइटल हो जाते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी में इंपॉर्टेंट है। एंड लीगल मैटर्स लाइक कंपनी का सब कुछ लीगल कंप्लायंस वगैरह एकदम प्रॉपर्ली हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके लिए सेक्रेटरियल ऑडिट मतलब सीएस वाला जो ऑडिट है वो बहुत वाइटल होता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली दिस वन, इसी के लिए ऑडिट सब्जेक्ट एक्चुअली में बना हुआ है सर। समझ में आ रहा है सर? हेलो? है सर। हाँ सर। एन ऑडिटर, लिखना प्लीज, एन ऑडिटर मस्ट कंडक्ट, an auditor must conduct the audit, auditor must conduct the audit carefully, okay, by exercising the skill due skill, by exercising the due skill and care. An auditor must conduct the audit carefully by exercising the due skill and care. ड्यू स्किल एंड केयर, जो भी उनके स्किल एंड है, जो भी उनका केयर देना चाहिए कंपनी के अकाउंट्स के ऊपर, सारा का सारा केयर देके ही करना चाहिए। मतलब इरेस्पॉन्सिबल की तरह ऑडिट नहीं होता है सर। फर्दर बहुत ही पेशेंसफुल काम है सर ऑडिट करना। फर्दर ओनली ए कॉम्पिटेंट पर्सन, फर्दर ओनली ए कॉम्पिटेंट पर्सन, कॉम्पिटेंट मतलब जब समझते हो ना सर, योग्य, है ना, मतलब जो किसी काम के लिए एक्चुअल एलिजिबल पर्सन है, द कॉम्पिटेंट पर्सन कैन conduct audit, can conduct audit, and anyone who has passed the relevant examination, the relevant exam of ICAI, मतलब Institute of Chartered Accountants of India, is deemed to be competent for
फाइनेंशियल ऑडिट। ओके, फॉर फाइनेंशियल ऑडिट। तो फाइनेंशियल ऑडिट के लिए कॉम्पिटेंसी अगर लाना है तो जो भी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का फाइनल एग्जाम क्रैक करता है, फिर प्रैक्टिसिंग लाइसेंस लेता है, वही जाके एक्चुअली ऑडिट फाइनेंशियल लेवल पे कर सकता है। और अगर कॉस्ट ऑडिट के बारे में मैं आपको बता रहा था, सेक्रेटरियल ऑडिट के बारे में बता रहा था, कॉस्ट ऑडिट इज मैंडेटरी, वही कर सकता है जो कॉस्ट अकाउंटेंट है, जो इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट से, ICMAI से, जिन्होंने कॉस्टिंग फाइनल क्रैक करेगा, प्रैक्टिसिंग लाइसेंस लेगा, वही कॉस्ट ऑडिट कर सकता है। सिमिलरली ICSI से जो सेक्रेटरियल ऑडिट पास करेगा सर, मतलब सॉरी CS कंप्लीट करेगा, और सेक्रेटरियल ऑडिट के लिए वो लोग एलिजिबल होता है। लेकिन फिलहाल तो ऑडिट इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल पार्ट, तो इसलिए फाइनेंशियल ऑडिट में CA का ही सबसे इंपॉर्टेंट एरिया माना जाता है। ठीक है ना सर, स्किल एंड कॉम्पिटेंस क्लियर है सर? बोलो, स्किल एंड कॉम्पिटेंस क्लियर है ना? ओके, नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड, कॉन्फिडेंशियलिटी। वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक एक पॉइंट एक एक क्वेश्चन है सर, बार बार बता रहा हूँ, एक एक पॉइंट एक एक सवाल है, तो प्लीज एक एक पॉइंट को याद रखिएगा। इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड इंडिपेंडेंस एक सवाल हो सकता है, स्किल एंड कॉम्पिटेंस पे सवाल हो सकता है, और मैं एक्चुअली उसका मतलब भी आपको लिखा दे रहा हूँ। ठीक है, एंड थर्ड पॉइंट, कॉन्फिडेंशियलिटी। व्हाट इज द कॉन्फिडेंशियलिटी इन ऑडिटिंग? ओके, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। कॉन्फिडेंशियल का मतलब क्या होता है? कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ ए क्लाइंट, लिखिए, confidentiality of client cannot be leaked at any cost, cannot be leaked at any cost। मतलब कुछ भी हो जाए, समझ में आ रहा है ना? कुछ भी हो जाए, क्लाइंट का कॉन्फिडेंशियलिटी लीक नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आप देखो सर, जैसे नीरव मोदी के केस में हम लोग बोल रहे थे ना कि ऑडिटर को पता होता है ना कि वो क्या, उसके अंदर क्या हुआ है, तो एक ऑडिटर को ये चीज भी ध्यान रखना होता है। अब देखो, रिपोर्ट में हो तो वो जरूर बता सकता है, अगर खराब रिपोर्ट है तो खराब ही बताएगा, लेकिन कंपनी के बारे में हर एक डिटेल्स किसको पता होता है सर? बताओ एक बार, कंपनी के बारे में हर एक डिटेल्स किसको पता होगा? कंपनी का फाइनेंशियल डेटा किसको देखने को मिलता है सर? हेलो, ऑडिटर। ऑडिटर को देखने को मिलता है। तो किसी भी कंपनी के बारे में हम लोग पहले से आराम से देख सकते हैं ना सर। बाकी सबसे पहले ऑडिटर सबसे पहले देख लेता है ना, मैनेजमेंट, इससे मैनेजमेंट के बाद अगर कोई भी बाहर वाला इंसान जो एक्चुअली कंपनी का कोई नहीं लगता, ऑडिटर एक्चुअली कंपनी का कोई लगता है क्या? हाँ सर, ऑडिटर क्या कंपनी का कोई लगता है? मतलब कोई एम्प्लॉय है क्या वो कंपनी का? बताओ, क्या ऑडिटर कंपनी का एम्प्लॉय है? प्रिया, क्या लगता है? क्या ऑडिटर कंपनी का एम्प्लॉय है? नहीं सर, दे आर द आउटसाइडर ना। हाँ, ये लोग आउटसाइडर है कंपनी। बोलो, काइंड ऑफ एम्प्लॉई है। नहीं, देखने में लग सकता है ऐसा कि जैसे मानो रिलायंस ने जिस ऑडिटर से काम करवाया, ठीक है, रिलायंस ने जिस ऑडिटर से काम करवाया, ठीक है, उसको रिक्रूट करना पड़ता है, किसको? रिलायंस को, ठीक है, उसका रेम्यूनरेशन भी रिलायंस ही देता है। मतलब अगर रिलायंस ने रिक्रूट किया तो रेम्यूनरेशन रिलायंस को ही देना पड़ेगा, दिस इज मैंडेटरी, एग्जैक्टली। बट सवाल है कि रिक्रूट तो रिलायंस को करना पड़ता है एज पर लॉ। बात समझे, बात की गहराई को समझे कि रिलायंस को जो इसको रिक्रूट करना पड़ता है, ऑडिटर को जो एंगेज करना पड़ता है, ये रिलायंस का मैंडेटरी है, एज पर लॉ है, क्योंकि वो एक कंपनी है और उसके लिए ऑडिट मैंडेटरी है। तो ऑडिट अगर मैंडेटरी है तो किससे करवाएगा ऑडिट? हेलो, ऑडिट ऑब्वियसली जो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है, लाइसेंसिंग ऑडिटिंग फर्म है, उन्हीं से ऑडिट करवाना होगा। तो अगर तुम्हें उन्हीं से ऑडिट करवाना है तो तुम ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं तुम्हें रिक्रूट कर रहा हूं, नहीं। ऑडिटर एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है। ये अलग बात कि ऑडिटर को मतलब एक तरह से आप रेम्यूनरेशंस प्रोवाइड करते हो, कौन? कंपनी करता है, लेकिन वो इसका एम्प्लॉय नहीं है। बात समझे?
वो इसका एम्प्लॉय नहीं है सर। गहराई समझ में आ रहा है? हेलो, हाँ पॉइंट सर, का, सर समझ में आया। ठीक है, ये इसका एम्प्लॉय नहीं है, क्योंकि ये रिलायंस के लिए भी एक मैंडेटरी कॉन्सेप्ट है कि वो ऑडिटर को रखे। ठीक है, ये भी रिलायंस का काम है कि उसको रखना ही पड़ेगा ऑडिटर। ठीक है, जैसे अगर अदर एक्सपेंस में जाओगे ना, अदर एक्सपेंस में जाओगे तो आपको ऑडिटर्स में कितना पेमेंट किया है वो भी इसका यहाँ पर पता चल जाएगा। ठीक है, मुझे आज थोड़ा डेटा को ढूंढने में दिक्कत हो रहा है, मतलब एक्चुअली पहले से मैं रेडी नहीं रखा, इसीलिए मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ प्रॉपर वे में आप लोगों को। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों के लिए जरूर रेडी रखूंगा। ठीक है, ताकि आप लोगों को मैं फटाफट ये सब कॉन्सेप्ट फटाफट दिखा दूं तो आपको ना समझ में आ जाएगा। अगर पॉइंट नंबर 30 में अगर मैं पहुंच पाऊं तो मैं आपको दिखा सकता हूं कि ये जो भी कंपनी आधार एक्सपेंस वगैरह में जो ऑडिट को कितना, ऑडिटर को कितना दे रहा है, उसका भी हिसाब आपको मिलेगा। अब रिलायंस का ऑडिट रिपोर्ट ढूंढ के एक बार देखो। ठीक है, एक बार उसको मतलब ये करके डाउनलोड करके अगर उसके अंदर अगर आप झांकोगे ना, आपको दिखेगा कि ऑडिटर को कितना पेमेंट कर रहा है। लेकिन ऑडिटर को पेमेंट जरूर वो कर सकता है, लेकिन ऑडिटर उसका एम्प्लॉय नहीं है। प्लीज ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। मैं स्टैट्यूटरी ऑडिटर का बात कर रहा हूँ, इंटरनल ऑडिट का केस अलग होता है। हाँ, इंटरनल ऑडिट का केस अलग होता है। स्टैट्यूटरी ऑडिट के केस में, स्टैट्यूटरी इंटरनल ऑडिट तो मैनेजमेंट अपने ही काम के लिए रखते हैं, ताकि इंटरनल ऑडिट का मतलब क्या हो जाता है कि ये जो अकाउंट्स को बिल्ड किया जाता है ना, ये जो अकाउंट्स को बिल्ड करते हैं जो भी कंपनी के अंदर अकाउंटेंट है। देखो सर, नॉर्मली बड़ी कंपनीज के केस में क्या होता है, जो कंपनी का अकाउंटेंट है, जो अकाउंटेंट होते हैं ना सर, कंपनी के अकाउंटेंट जो है वो भी कंपनी का क्या होता है, अकाउंटेंट। कंपनी का सीए भी हो सकता है, सीएमए भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये लोग ऑलरेडी क्वालिफाइड लोग ही होते हैं, लेकिन ऑडिटर अलग अलग लोग होंगे। जो अकाउंटेंट सीए सीएमए है तो वही ऑडिट कर लेगा क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। ऑडिटर एक्सटर्नल होगा। एक्सटर्नल ऑडिट का ही मतलब तो स्टैट्यूटरी ऑडिट ना, मैं लिखा के रखा। और ये स्टैट्यूटरी ऑडिट के बारे में ही हम लोग बात कर रहे हैं। लेकिन और एक तरह का ऑडिट होता है जिसको हम लोग इंटरनल ऑडिट बोलते हैं। इंटरनल ऑडिट का तो कोई क्वालिफिकेशंस भी सरकार ने नहीं बोल के रखा, मतलब कोई भी कर सकता है। क्या चाय वाला कर सकता है? हाँ, चाय वाला भी कर सकता है, अनटिल अनलेस उसको पता होना चाहिए, ये अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि क्या चेक करने जा रहे हैं। तो मैक्सिमम केस में देखा जाता है कि जैसे रिलायंस हो या फिर कोई भी कंपनी, वो इंटरनल ऑडिट इसलिए करवाते हैं ताकि उसका जो भी अकाउंट्स मेंटेन किया जा रहा है ना सर, वो अकाउंट्स मेंटेनिंग एवरीथिंग सब कुछ प्रॉपर हो रहा है, इसके लिए, ताकि ताकि स्टैट्यूटरी ऑडिट करने से पहले कंपनी के बारे में कोई बुरा खराब रिपोर्ट ना निकल जाए मार्केट में। समझ में आ रहा है सर? हेलो, इंटरनल ऑडिट का रीजन समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। ठीक है, तो हम लोग करेंटली जो बात कर रहे हैं वो बेसिकली एक्सटर्नल ऑडिट पे ही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो, तो कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब क्या हो गया? कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब अच्छा, कॉन्फिडेंशियल लिख दिया ना मैंने, इसको कॉन्फिडेंशियलिटी करो। जिसको हम लोगों ने कॉन्फिडेंशियल लिखा उसको कॉन्फिडेंशियलिटी लिखो। तो कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ क्लाइंट कैन नॉट बी लीक्ड एट एनी कॉस्ट। मैं इसके ऊपर आपको आगे केस स्टडीज क्वेश्चंस भी सॉल्व कराऊंगा, ध्यान से देखिएगा बाद में। अभी बस इतना लिख के रखिए कि कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ क्लाइंट कैन नॉट बी लीक्ड एट एनी कॉस्ट, मतलब जो ऑडिटर क्लाइंट के डेटा डेटा सब कुछ उनको पता होता है, लेकिन पता होने का मतलब ये नहीं कि आप मार्केट में निकल के किसी भी इन्वेस्टर्स को या फिर किसी को भी आप पहले से बता दो। इवन अपने घर के रिलेटिव को भी नहीं बता सकते कंपनी का फाइनेंशियल कंडीशन। इनके पास मौका होता है ना सर, कंपनी का पूरा बात समझ के कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। हाँ प्रिया, समझ में आ रहा है ना? इसके पास अच्छा खासा मौका होता है, ये चाहे तो सब कुछ लीक करा सकता है। ये सब नो, डॉक्यूमेंटेशन नेक्स्ट पॉइंट लिखना, डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन एक्चुअली ऐसे 230 में बोला गया है। ठीक है, ये अलग ऐसे में भी और डिटेल्स में बोलूंगा मैं। It refers to preparation and presentation of
ऑडिट वर्किंग पेपर्स, ऑडिट वर्किंग पेपर्स। डॉक्यूमेंटेशन का मतलब समझ में कुछ आया सर? बोलो। ऐसे 230 बताते हैं, इट refers टू द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ ऑडिट वर्किंग पेपर्स। मतलब क्या हो गया, ऑडिट करने के टाइम पे जो भी पेपर्स वगैरह बनता है, हेलो, ये बात कुछ समझ में आ रहा है? हाँ सर। है ना? जो भी पेपर्स वगैरह बनेगा ना, उसको प्रिजर्व करना पड़ेगा। जो भी वर्किंग पेपर बनेगा उसको प्रिपरेशन भी करना है, उसको प्रेजेंट भी करना है। तो इट refers टू प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ ऑडिट वर्किंग पेपर्स। तो इसका आगे डिटेल्स चर्चा करेंगे जब ऐसे 230 में पहुंचेंगे। फिलहाल इतना समझ के चलना है कि डॉक्यूमेंटेशन करना ऑडिटर का एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है, और उसका मतलब ये हो जाता है कि प्रिपरेशन करना एंड प्रेजेंटेशन करना ऑडिट वर्किंग पेपर्स का। नेक्स्ट पॉइंट 5 लिखिएगा, ऑडिट एविडेंस। ऑडिट एविडेंस, ऑडिट करने, ये एक तरह का क्या है, एक तरह का चेकिंग है, एक तरह का आपका क्या बोलते हैं उसको, मतलब जैसे डिटेक्टिव टाइप का हो जाएगा ना। तो ऐसे हम लोग जानते हैं कि इसका प्राइमरी काम तो चोर पकड़ना नहीं है या चोरी पकड़ना नहीं है, नॉट टू डिटेक्ट फ्रॉड एंड एरर। याद है सर? पहला क्लास में ही हम लोगों ने लिखा था। अच्छा, ऑडिट एविडेंस के बारे में भी कहा गया है सर ऐसे 500 में, ऑडिटर मस्ट form his audit opinion only on the basis of audit evidences। मतलब ऑडिटर जो भी ओपिनियन फॉर्म करेगा, ऑडिटर जो भी ओपिनियन फॉर्म करेगा वो ऑडिट के एविडेंस के बेसिस में ही करेगा ना। हेलो? हाँ सर। तो ये ऑडिट एविडेंसेस जो भी होगा, इसको क्या करना है, which are collected by performing audit procedure, by performing audit procedure। अच्छा, दो तरह का ऑडिट प्रोसीडियर होता है, याद है क्या क्या? किसी भी कंपनी में दो तरह का ऑडिट प्रोसीडियर होता है, वो दो प्रोसीडियर क्या है? सब्सटेंटिव एंड कंप्लायंस ना सर? याद है हम लोग जब स्टार्टिंग वाला डे के नोट्स लिखे थे, उसमें ऑडिट प्रोसीडियर आप लोगों को लिखाए थे। तो सबसे पहले कोई भी ऑडिटर कंपनी में जाके क्या चेक करता है? सबसे पहले कोई भी ऑडिटर जाके उसका क्या चेक करता है? वो सब्सटेंटिव चेक करता है ना? अगर इंटरनल कंट्रोल सही है, सॉरी कंप्लायंस चेक करता है। अगर इंटरनल कंट्रोल सही है तो फिर लेस दिमाग लगाना पड़ेगा, और अगर इंटरनल कंट्रोल सही नहीं है तो फिर ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। फिर ज्यादा दिमाग लगाने के लिए सब्सटेंटिव प्रोसीडियर में शिफ्ट होते हैं, और सब्सटेंटिव पे दो तरह का प्रोसेस होता है, एक भाउचिंग, दूसरा भाउचिंग एंड वेरिफिकेशंस, और एनालिसिस ऑफ की फाइनेंशियल रेशियोज। रिवाइज नहीं किए, एक बार रिवाइज करना चाहिए आप लोगों को। तो यह याद आ रहा है प्रीतम? बोल। सब्सटेंटिव दो तरह का होता है ना? हेलो? हाँ सर। तो सब्सटेंटिव में भाउचिंग एंड वेरिफिकेशंस एंड एनालिसिस ऑफ की फाइनेंशियल रेशियोज, और कंप्लायंस में पहले चेक करता है कि इंटरनल कंट्रोल सही है कि नहीं। तो ये ऑडिट प्रोसीडियर फॉलो करके ही ऑडिटर को एक्चुअली ऑडिट का एविडेंस मिलता है, और ऑडिट एविडेंस से ही वो एक्चुअली ऑडिट ओपिनियन फॉर्म कर सकता है। इसलिए ऑडिट एविडेंस ऐसे 500 में बता रहा है, ऑडिटर मस्ट फॉर्म हिज ऑडिट ओपिनियन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिट एविडेंसेस।
which collected performing audit procedures, that is substantive and compliance. चलो नेक्स्ट. अरे समझ तो आ रहा है ना सर? हाँ सर एकदम. ऑडिट प्लानिंग. अब एक ऑडिटर ऑडिट करने से पहले उसको क्या प्लानिंग करना पड़ता है? प्रिया ने कंपनी बनाया, कल प्रिया का कंपनी का भी ऑडिट होगा. हाँ प्रिया सर. तो जब ऑडिट होगा तो ऑडिटर क्या प्लान करके आएगा आपके बिजनेस पे, ठीक है? तो वही प्लानिंग आपको अभी समझना है. ऐसे प्रिया तुम्हारा जो ये बीपीओ बिजनेस है ये स्टार्ट हो गया ना? हाँ सर स्टार्ट हो गया. वो एस्टर टावर है ना न्यू टाउन, उसमें ऑफिस जी है. जी, तुम बोले थे मुझे पहले. हाँ सर स्टार्ट हो चुका है. चलो बहुत बढ़िया है, कॉन्ग्रेचुलेशन. हाँ सर थैंक यू. Audit must always be planned by considering following four factor. Following four factor. 4 फैक्टर्स के बारे में हमेशा देखना चाहिए. इसे 300 में बोला गया है सर. फर्स्ट ऑफ ऑल एक्वायरिंग दी. देखो सर, कोई ऑडिटर आपके बिजनेस का ऑडिट करने आएगा तो आपके बिजनेस का नॉलेज तो चाहिए ना? क्या रे प्रिया, प्रीतम, कोई ऑडिटर अगर आपके बिजनेस का ऑडिट करने आएगा तो उसको आपके बिजनेस का नॉलेज चाहिए कि नहीं चाहिए? है सर. मतलब आप क्या बिजनेस करते हो, आपके बिजनेस से रेवेन्यू कैसे अर्न होता है, आपके बिजनेस में खर्चा कहाँ होता है. ऐसे रिलायंस के बिजनेस में जो भी ऑडिट करने जाएगा, क्या उसको रिलायंस का बिजनेस का कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि नहीं चाहिए? कि भाई रिलायंस कहाँ से कैपिटल जुगाड़ करते हैं, क्या बिजनेस करते हैं, इसका मेन बिजनेस क्या है, कि ये पेट्रोकेमिकल का पेट्रोकेमिकल एंड ऑयल रिफाइनरी का काम करते हैं. आजकल ये नेटवर्क बिजनेस में भी आया है. तो जो भी इसका बिजनेस है आपको उसके साथ कनेक्टेड होना पड़ेगा. इसलिए एक्वायरिंग द नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस. मतलब सर ऑडिटर बनने के लिए ना कोई ऐसे ही नहीं बन जाएंगे. अलग अलग लोगों का अलग अलग बिजनेस है. इतना नॉलेज चाहिए कि आप हर तरह का बिजनेस का मतलब समझो, ठीक है? तभी जाके आप एक्चुअली एक पक्का ऑडिटर बन सकते हो. ये जितना पढ़ाई वाला है उससे काफी ज्यादा प्रैक्टिकल सेंस वाला है. क्योंकि इंसान को तो एक बिजनेस समझ में नहीं आता प्रॉपरली, लाखों हजारों टाइप का बिजनेस वो कैसे समझ ले. बात समझ में आ रहा है? मतलब काफी मार्केटेबल होना पड़ेगा अपने आप को, काफी मार्केट के साथ कनेक्टेड होना पड़ेगा. और डिफरेंट काइंड ऑफ बिजनेस, कौन बिजनेस किस तरह से चलाते हैं, उससे कैसे रेवेन्यू आ सकता है. जैसे अलग अलग बिजनेस हम लोग सोसाइटीज में देखते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ. कोई प्रोडक्ट का बिजनेस करता है, कोई सर्विस का बिजनेस करता है, कोई बैंक चलाते हैं, कोई हॉस्पिटल चलाते हैं. तो डिफरेंट बिजनेस हैव डिफरेंट काइंड ऑफ रेवेन्यू सिनेरियो, और उसका डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपेंस का सिनेरियो, उसका डिफरेंट काइंड ऑफ कस्टमर्स, डिफरेंट काइंड ऑफ कैरेक्टर. तो हर एक का कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको काफी ज्यादा मार्केट के साथ कनेक्टेड होना चाहिए. एक्वायरिंग द नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस, द फर्स्ट थिंग. एस्टैब्लिशिंग a degree of रिलायंस. सर ये रिलायंस कंपनी नहीं है. ऐसे रिलायंस का मतलब जानते हो ना? हेलो, रिलायंस वर्ड. हाँ बोलो क्या? भरोसा ना, विश्वास या भरोसा, रिलायंस का मतलब होता है, ठीक है? रिलायंस का मतलब होता है भरोसा. तो एस्टैब्लिशिंग ए डिग्री ऑफ रिलायंस टू बी प्लेस्ड ऑन क्लाइंट्स इंटरनल कंट्रोल. बात समझ में आ रहा है? मतलब जब आप रिलायंस में ऑडिट करने जाओगे, जब तुम बिग बाजार में ऑडिट करने जाओगे, ठीक है, या फिर कोई भी छोटा बिजनेस में भी जाओ, ठीक है, बड़ा बिजनेस हो छोटा बिजनेस हो डजंट मैटर, बट सवाल यही है कि चाहे बिग बाजार में विजिट करके उनका ऑडिट करो, चाहे बिग बास्केट में जाओ, चाहे ग्रोफर्स में जाओ, जहां तुम्हें मन है वहां जाओ. लेकिन सवाल यही है कि जब तुम किसी भी बिजनेस का ऑडिट करने जा रहे हो, आपको एक डिग्री ऑफ रिलायंस एस्टेब्लिश करना होगा एज ए ऑडिटर. क्या, किस पे?
इंटरनल कंट्रोल ऑफ द बिजनेस पे, मतलब भरोसा ज्यादा भी हो सकता है, भरोसा कम भी हो सकता है। तो ज्यादा भरोसा मतलब इंटरनल कंट्रोल सही है, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना है एक्चुअली, मतलब आपको हर एक हिसाब पक्का पक्का मिल जाएगा। लेकिन अगर भरोसा कम लग रहा है तो आपका मेहनत बढ़ जाता है और आपको ऑडिटिंग में बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। बात कुछ समझ में आ रहा है? डिटरमाइनिंग द नेचर, अब क्या 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 डिटरमाइन करोगे बोलो तो, मतलब आपको ऑडिट करने के टाइम पे आप परचेज चेक करोगे या सेल चेक करोगे? भाउचिंग करने की, भाउचर है ना सर, तो परचेज भाउचर चेक करोगे, इसको भाउचिंग बोलेंगे सर। भाउचिंग करेंगे तो भाउचिंग करने के टाइम पे परचेज का भाउच करे या सेल का भाउच करे? टाइमिंग, कितना टाइम लगाएंगे चेक करने में? टाइमिंग मतलब रिलायंस का करो या बिग बाजार का, कितना समय दोगे? तो उसके ऊपर भी आपको दिमाग लगाना पड़ता है कि हमें इसके पीछे 1 हफ्ता देना चाहिए या 2 हफ्ता देना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? 1 वीक या 2 वीक, एंड एक्सटेंड जरूरत पड़ने से बढ़ा भी सकते हैं। अच्छा, और भी देखना है सर, क्या क्या सवाल आपके सामने आएगा। आप किस तरह का बिल चेक करोगे? अबव 1000 बिल्स और ऑल बिल्स, मतलब 10 रुपया का भी बिल हो सकता है या 10,000 का भी बिल हो सकता है। तो आप क्या क्या चेक करोगे? 1000 का बिल चेक करोगे या सारा का सारा बिल चेक करोगे? जिसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि इस तरह का बिजनेस में क्या चेक करना चाहिए। ये सब क्या हो जाएगा? डिटरमाइनिंग द नेचर ऑफ, ये सब ब्रैकेट में है, तो नेचर ऑफ ऑडिट क्या है सर? ऑडिट प्रोसीडियर। अरे कुछ समझ में आ रहा है? एक ऑडिटर के तौर पे अपने आप को फील कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? हेलो, अपने आप को एक ऑडिटर की तरह फील कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? देखो देख, डिटरमाइनिंग द नेचर, ओके, जिसमें आप परचेज चेक करोगे, सेल वाउचर चेक करोगे, टाइमिंग कितना लगाओगे, कितना तक एक्सटेंड करोगे, टाइमिंग अगर बढ़ा सकते हो तो, कितने का बिल चेक करोगे, अबव 1000 का बिल चेक करोगे, सारा का सारा बिल चेक करोगे, ये सब ऑडिट प्रोसीडियर का पार्ट है। प्रिया समझ में आ रहा है? प्रिया, प्रीतम क्लियर है ना? हाँ सर। कोऑर्डिनेटिंग द वर्क टू बी परफॉर्म्ड, जो भी काम करोगे सब कोऑर्डिनेट करके करना है। ओके, सारा का सारा काम को कोऑर्डिनेट करना है, मतलब ऐसा नहीं कि कर दिए बस, ऐसा नहीं, कोऑर्डिनेशन के साथ करो। लास्ट पॉइंट प्लानिंग का, यूजिंग दी वर्क ऑफ अदर्स। क्या एक ऑडिटर दूसरे का हेल्प ले सकता है? हेलो, समझ में आ रहा है सर? सवाल कर रहे हैं आपको, क्या एक ऑडिटर दूसरे का हेल्प ले सकता है? है सर। क्यों लेगा दूसरे का हेल्प? लिखो, एज एन ऑडिटर, एज एन नहीं, एन ऑडिटर लिखो, एन ऑडिटर an auditor is allowed to use the work of other auditor as per SA 600 and work of expert as per
SA 620 and work of expert as per SA 620. तो फिर सवाल यही है कि सर एक ऑडिटर जब किसी कंपनी का ऑडिट करने जाता है तो अगर किसी मामले में उसको नॉलेज नहीं है तो फिर उस मामले में वो एक्सपर्ट का हेल्प ले सकता है 620 स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिट के तहत। जैसे मानो कि अगर ऑयल माइन में ऑडिट करने जा रहे हैं तो ऑयल का काउंटिंग कैसे होगा उसका नॉलेज ऑडिटर को नहीं है। जरूरी नहीं है कि वो फाइनेंस समझते हैं तो दुनिया का हर एक नॉलेज उसके पास होगा, ऐसा नहीं ना सर। हेलो, हम फाइनेंस समझते हैं, अकाउंट समझते हैं, टैक्स समझते हैं, इसका मतलब क्या है कि मैं ऑयल माइन में ऑयल काउंट भी समझ जाऊंगा। इसका मतलब क्या ऐसा है कि मैं कोल माइन का कोल का काउंट भी समझ जाऊंगा। क्रिकेट में स्पोर्ट्स का मतलब भी समझ जाऊंगा। क्या जरूरी है सबको सब चीज समझना? हेलो, ना सर। अगर कोई मैटर देखो, अगर फाइनेंशियल मैटर हो, अगर फाइनेंशियल मैटर हो, अकाउंट्स का मैटर हो, टैक्स का मैटर हो, ऑडिट का मैटर हो, लॉ का मैटर हो, बिजनेस लॉ का, तो इसमें तो ऑडिटर माहिर होते ही हैं। मतलब इसमें तो इनसे बड़ा एक्सपर्ट कोई नहीं है। बट अगर कोई फील्ड में उनका एक्सपर्टाइज नहीं है तो उस केस में वो बाहरी किसी के कोई भी एक्सपर्ट का हेल्प ले सकता है। ऑब्वियसली उनको रेमुनरेशन देना पड़ेगा, ठीक है। तो सपोज आप रानीगंज में कोल माइन को ऑडिट करने जा रहे हो, तो अगर आपको कोल माइन में कितना कोल का स्टॉक है, इफ यू डोंट हैव दैट काइंड ऑफ आइडिया देन यू कैन टेक द एक्सपर्ट हेल्प जिनको कोल माइन का हिसाब आता है। क्या बात समझ में आ रहा है? प्रिया बोलो। है सर। प्रिया का आवाज नहीं आ रहा है। हाँ सर, क्लियर है। ओके, तो एज पर ऐसे 620, ठीक है। तो 620 में आप एक्सपर्ट का हेल्प ले सकते हो, और किसी मामले में अगर आपको वर्कलोड ज्यादा लग रहा है या फिर आपको लगता है कि इसका पूरा ऑडिट में अकेला नहीं कर सकता तो इन केस आप अदर ऑडिटर का भी हेल्प ले सकते हो, ठीक है। मतलब दो ऑडिट फर्म या दो अलग अलग इंडिविजुअल ऑडिटर एक बिजनेस का ऑडिट कर सकता है, ठीक है। दो या तीन भी कर सकता है, डिपेंड करता है, ठीक है। मैं आपको ऐसे दिखाऊंगा दो दो ऑडिटर मिलकर काम कर रहे हैं, ऐसा भी मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो ये सारा का सारा ABCDE 1 2 3 4 5, ये जो 5 पॉइंट अभी आप लोगों ने पढ़ा, ये क्या है सर? ऑडिट का प्लानिंग है। और उसका भी अंदर अंदर में आपको ये भी समझ में आ रहा है कि ये कौन सा ऑडिट स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग में इसके बारे में कहा गया है, ठीक है सर। समझ में आया ना? एक केस है स्टडीज, सर। एक केस स्टडीज क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिख लो, मैं इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट दिन डिस्कस करूंगा, आप लिख के रखो। ऑडिटर ऑफ KSG Limited, okay, disclose the Chamber of Commerce चेंबर ऑफ कॉमर्स मतलब लाइक एसोचेम, ओके, एसोसिएशन ऑफ चेंबर ऑफ कॉमर्स ऑर्गेनाइजेशंस है ना, जो इंडिया में बिजनेस को बढ़ावा करने के लिए, बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए, फिकी बहुत सारे हैं, एसोचेम इज देयर, फिकी इज देयर, ओके। तो ऑडिटर ऑफ केएसजी लिमिटेड डिस्क्लोज द चेंबर ऑफ कॉमर्स द प्राइस at which KSG Limited was reporting, the price at which KSG Limited was importing the raw materials, importing the raw materials. Such disclosure was made on the grounds of national interest, on the grounds of national interest, because KSG Limited was selling
KSG Limited was selling highest quality goods at the cheapest price. Highest quality goods at the cheapest price, which was driving the competitor out of the market. Out of the market. Is the auditor guilty? Is the auditor guilty? समझ में आया कि नहीं, बोलो एक बार। हेलो, आया सर। क्वेश्चन समझ में आ गया ना? Auditor of KSG Limited disclose the Chamber of Commerce. Auditor of KSG Limited disclose the Chamber of Commerce like ASSOCHAM, FICCI. Okay, the price at which KSG Limited was importing the raw materials, जिस दाम पे वो raw materials को import कर रहा है बाहर से, okay, उस दाम के बारे में वो Chamber of Commerce को बता दिया। Such disclosure was made on the grounds of national interest. इसमें देश का हित के बारे में उन्होंने सोचा। Because KSG Limited was selling highest quality goods at the cheapest price, जिसमें बाकी बिजनेसमैन का भी दिक्कत होगा, कंपटीटर्स को मार्केट से बाहर जाना पड़ेगा। तो क्या ऑडिटर इसमें गलत कर रहा है या ऑडिटर जो कर रहा है सही कर रहा है? सर गलत किया ना। ठीक है सर, ये आपके लिए घर में सोचने के लिए मैंने दिया। ठीक है, आप इसके बारे में जो सोचना है सोचो, जो रिसर्च करना है रिसर्च करो। क्या ऑडिटर ऐसा कर सकता है, इसका डिटेल्स मैं आपको नेक्स्ट क्लास में लिखाऊंगा और आगे का और भी चर्चा करूंगा। आई थिंक नेक्स्ट क्लास में थोड़ा ज्यादा टाइम तक पढ़ना है, बिकॉज आज थोड़ा मैं कम बताया आपको। इसके बाद मैम का थोड़ा क्लास भी है, तो मुझे और आज क्या हुआ ना, थोड़ा सा नेटवर्क में एक ही कंप्यूटर आज बचा हुआ है, इसलिए मुझे आज भी यहीं पर बंद करना होगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को इसका डिटेल्स भी बताऊंगा। आप लोग रिसर्च करो, सर्वे करो कि क्या ऑडिटर गिल्टी है कि नहीं। एक सवाल लेके जा रहे हो, ढूंढो, देखो क्या कुछ मिलता है कि नहीं। ओके प्रिया? ओके सर। हाँ ओके, चलो, उम्मीद करता हूँ आप लोग जरूर सर्वे रिसर्च करोगे, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। ठीक है, चलो बाय। बाय सर। ओके, चलो बाय। सर अच्छी। ओके, टाटा।